नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे कि विभागीय बीएड जो कि शासकीय शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, उसके लिए जो आवेदन मंगाए जा रहे हैं उसके नियम कायदे कानून क्या हैं, उसमें कैसे आवेदन करना है, कौन उसके लिए पात्र होगा, कौन अपात्र। तो देखिए, विभागीय बीएड करने के लिए राज्य में 3 कॉलेज हैं। बिलासपुर स्थित एक कॉलेज है शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, और उसके अलावा रायपुर और कांकेर में शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के नाम से कॉलेज हैं, जहां पर बीएड शासकीय शिक्षक कर सकते हैं। बीएड करने का यहाँ से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आपको फीस जो है मिनिमम लगता है। इसके अतिरिक्त आपको लगातार वेतन आपका मिलता रहेगा। ये माना जाएगा कि आप सरकार को लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जो वेतन आपको अभी प्राप्त हो रहा है वही बीएड में एडमिशन लेने के बाद भी मिलेगा, और आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। और ये जो विभागीय बीएड होता है उसकी फ़ीस बहुत कम होती है। जो बाहर में जो बीएड होता है उसमें लाख रुपए तक का खर्चा चल देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम फीस में आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही वेतन मिलता रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होनी है। इसलिए इसको बेहतर माना जाता है। तो देखिए, इसके लिए जो आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं उसमें जो भी शिक्षक आवेदन भरना चाहते हैं वो 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक एससीईआरटी के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस आवेदन का प्रिंट आउट निकालना है, और जो संबंधित आवश्यक दस्तावेज है जैसे शैक्षणिक दस्तावेज या जो आप नौकरी में आए हैं सिविलियन के दस्तावेज, ये सब आपको जमा करना पड़ेगा उसके साथ। और वो सब लगाकर संबंधित जो शिक्षा महाविद्यालय है, यानी जैसे जो बिलासपुर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको बिलासपुर कॉलेज में जाकर 14 जुलाई 2023 तक जमा करना होगा। या तो वो खुद कर दे या किसी के माध्यम से करा दे, लेकिन हार्ड कॉपी भी जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने व्यापम की तरह ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया और आपका काम हो गया। यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन जो आप आवेदन जमा करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ अन्य शैक्षणिक दस्तावेज जो अनिवार्य दस्तावेज है वो सब लगाना है, जो उसमें बताया गया रहेगा ऑनलाइन आवेदन भरते समय, और उसको कॉलेज में जमा करके पावती लेना है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको कार्यरत संस्था के जो संस्था प्रमुख है, यानी जहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं वहाँ पर जो संस्था प्रमुख हैं आपके, उनसे आवेदन को फॉरवर्ड भी कराना होगा। और आहरण संवितरण अधिकारी जो हैं, जो डीडीओ हैं, उससे सेवा से संबंधित जानकारी जो है उसको सत्यापित करना पड़ेगा कि आप लगातार अपनी सेवाएं इस संस्था को दे रहे हैं। शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे बीटीआई है, डाइट है, वहाँ अगर कार्यरत कोई अभ्यर्थी है तो उसको क्या करना है, अपने संस्था प्रमुख के द्वारा जो आवेदन है उसको सत्यापित और अग्रेसित कराकर सीधे जो है हार्ड कॉपी संबंधित शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना है। अब ये जानकारी हमारे काम की नहीं है, तो जो है जिला शिक्षा अधिकारी और इसके लिए निर्देश जारी किया गया कि इसका प्रचारित प्रसारित करेंगे कर। हमारा जो अब मेन जानकारी है वो यहाँ पे आएगा कि बीएड जो है विभागीय, उसमें प्रशिक्षण हेतु क्या किया गया है, पात्रता संबंधी दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो कि बीएड में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो रेगुलर हो चाहे एलबी हो चाहे पंचायत हो, उसमें जो व्याख्याता हैं, प्रधान पाठक हैं, मिडिल स्कूल के भी और प्राइमरी के भी, सहायक शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, सभी जो हैं वो आवेदन भर सकते हैं। देखिए, सबको ले लिया गया है, व्याख्याता एलबी को भी लिया गया है, शिक्षक को भी लिया गया है, सहायक शिक्षक को भी लिया गया है, उच्च श्रेणी शिक्षक को भी लिया गया है। सारे लोग आवेदन जो है भर सकते हैं। ज़रूरत यह है कि स्नातक में जो है 50% कम से कम होना चाहिए, उसके बिना जो है बीएड पाठ्यक्रम के लिए वो पात्रता नहीं रख पाएंगे। 50% स्नातक या स्नातकोत्तर में होना अनिवार्य है। देखिए, अगर खाली स्नातक है तो भी काम बन जाएगा, या फिर स्नातकोत्तर भी है साथ में तो वो और बेहतर है। अब वो स्नातकोत्तर का कैसे लाभ मिलेगा मैं आगे बताता हूँ। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, कई लोग सहायक शिक्षक इंजीनियरिंग किए हुए हैं और नौकरी बाद में उनकी 12th बेस पे लगी तो वो सहायक शिक्षक बन गए, तो अगर किसी के पास स्नातक में इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री जमा करेगा। तो उस स्थिति में 50% नहीं, उनका 55% कम से कम इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ये है। और उसमें भी SC ST OBC संवर्ग से जो आते हैं या फिर दृष्टिबाधित हैं, शिथिलांग है यानी दिव्यांग हैं, तो उनके लिए क्या है 5%
न्यूनतम अंक में छूट का प्रावधान है, यानी 50 की जगह अगर उनका 45% भी है तो भी वो पात्र रहेंगे। ये है। अब ऐसे तो बीएड के लिए स्नातक की उपाधि मान्य है, लेकिन कई ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए किसी कारणवश स्नातक में 45% भी नहीं है, कम है, 44 है, 43 है, 42 है, तो उस स्थिति में वो अमान्य हो जाएंगे। लेकिन एक विकल्प ये है कि यदि उन्होंने स्नातकोत्तर किया है, कोई ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है जिसका स्नातक में तो 45% नहीं है, 40 ही है, 42 ही है, लेकिन स्नातकोत्तर में उसका 50% से ऊपर है, या वर्ग के हिसाब से उसको छूट मिली है SC ST OBC वाला 5%, तो 45 से ऊपर है, तो उस स्थिति में भी वो बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। भले उसका स्नातक में 45 से कम है, लेकिन स्नातकोत्तर में भी अगर 45 से ऊपर है SC ST OBC और दिव्यांग के लिए, और अगर जनरल है, अनारक्षित वर्ग से है, तो उसके लिए 50 से ऊपर है, तो भी उसकी पात्रता हो जाएगी। अब चयन हेतु पद का वरीयता क्रम कैसा होगा, तो याद रखिएगा कि ई व टी के लिए भी बनाया गया है कि व्याख्याता, फिर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, फिर उच्च श्रेणी शिक्षक, फिर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, फिर सहायक शिक्षक। एलबी के लिए भी ऐसे ही बनाया गया है। और जो ये शिक्षक हैं, अगर उन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है और डीएड बीएड भी किया हुआ है, डीएलएड भी, तो उन्हें भी आवेदन करने की पात्रता होगी। निर्धारित प्राप्तांक यानी वही 50% और छूट वालों को 45%। अच्छा, प्रवेश कैसा होगा, तो चयन जो है प्रवेश का कोई एग्जाम नहीं होता, वरिष्ठता के आधार पर होता है। वो जो ज़्यादा वरिष्ठ है, जो सेवा में पहले से आया है, उम्र की वरिष्ठता यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ ना, वरिष्ठ मतलब नौकरी में वरिष्ठ। जैसे कोई मान लीजिए 98 बैच का है और कोई 2010 बैच का है, तो 98 बैच वाले का पहले चयन होगा। अब उम्र वाली बात कहाँ पर आएगी कि दोनों सेम नियुक्ति दिनांक सबका, दोनों का एक है, मान लीजिए दोनों एक नियुक्ति दिनांक वाले हैं, दोनों वरिष्ठता में बराबर हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, वरिष्ठता अगर समान हो जाती है तो जो अधिक आयु वाला शिक्षक है उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये है, यहाँ पर आयु का मैटर आएगा। अन्यथा अगर वरिष्ठ जो सूची बनाएंगे उसमें जो सीनियर होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा और उसका चयन होगा। दोनों की वरिष्ठता एक समान होने पर ही आयु को देखा जाएगा। फिर परीक्षा अवधि में जो कार्यरत शिक्षक है, यानी नए जो शिक्षक आए हैं जिनकी परीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है, वो आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की अधिकतम आयु जो है प्रवेश वर्ष के 1 जुलाई 2023 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो उम्र दराज शिक्षक हैं जिनकी उम्र 1 जुलाई 2023 को 55 वर्ष से अधिक हो रही है, वो जो है प्रवेश नहीं ले सकेंगे। अब देखिए, बीएड की सीट को ई संवर्ग, टी संवर्ग, एलबी संवर्ग और पंचायत के लिए आरक्षित किया गया है। तो कैसे भरी जाएगी वो भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग ई के लिए सीट रखी गई है और व्याख्याता की जो सीट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, यानी रेगुलर व्याख्याता जो है उसके लिए मान लो 8 सीट रखी गई है, रेगुलर व्याख्याता 8 नहीं मिलते हैं, तो व्याख्याता नहीं मिलने पे प्रधान पाठक अगर हैं तो उनसे भरा जाएगा। पूर्व माध्यमिक शाला का अगर प्रधान पाठक है तो उनको दिया जाएगा मौका। मान लो उसमें भी नहीं मिलते हैं कैंडिडेट तो उच्च श्रेणी शिक्षक से यूडीटी से भरा जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला से भरा जाएगा, और वो भी नहीं मिलेंगे तो नीचे जाएगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, हालांकि मिल ही जाते हैं। उसके बाद यही ऐसा ही क्रम टी में भी बनाया गया है। जो बनाया गया था ना ये क्रम, यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर में जो क्रम बताया गया था यही क्रम रहेगा। व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक, यहाँ तक चलेगा। तो ऐसा ही एलबी के लिए रहेगा कि एलबी अगर मान लो व्याख्याता एलबी नहीं मिलते हैं तो व्याख्याता पंचायत को मौका दिया जाएगा, फिर शिक्षक एलबी को दिया जाएगा, फिर शिक्षक को दिया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अब व्याख्याता पंचायत बचे नहीं, तो बचे हुए हैं अभी भी 300 शिक्षक ऐसे हैं जिनका संविलियन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उनको भी मौका इसमें मिलेगा। तो ये तो हो गया कि अगर नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर की सीट है और उसको एलबी को दे दिया जाए, वो नहीं होगा। रेगुलर की सीट है तो पहले रेगुलर वालों को ही मिलेगा। अगर रेगुलर में सारा क्रम निकल गया कि ऊपर से व्याख्याता से आके सहायक शिक्षक तक लोग नहीं मिले, तो रिक्त रहा, तो उस स्थिति में फिर वो सीट एलबी संवर्ग को दिया जाएगा। और फिर एलबी संवर्ग में वैसा चलेगा कि व्याख्याता नहीं मिला तो व्याख्याता पंचायत, ऐसा ये क्रम से चलते आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर मिल रहा है तो पहले रेगुलर की सीट रेगुलर को ही दी जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर जो नियुक्ति पदोन्नति आदेश की छाया प्रति है वो लगानी होगी। अगर आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं होती है तो सेवा पुस्तिका में जिन पृष्ठों पे उसको लिखा गया है उसकी छाया प्रति लगानी पड़ेगी। और सेवा पुस्तिका की छाया प्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो जमा करना होगा, अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि वर्तमान पद पर जो नियुक्ति है और पदोन्नति है उसकी आदेश की छाया प्रति लगाना ही है। अगर नहीं मिल रहा है आपको अपना आदेश तो उस स्थिति में सेवा पुस्तिका में जहां पर उल्लेख है उस पृष्ठ को लगाइए। इसके अतिरिक्त तथा बोल रहे हैं ना, या नहीं बोल रहे, तथा सेवा पुस्तिका की छाया प्रति लगाना ही है जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो। इसको लगाना ही लगाना है। जहां पर आपने कार्यभार ग्रहण किया है सेवा पुस्तिका में जो अंकित है उसको कर ही देना है साथ में जमा। ये अब अभ्यर्थी जो है आवेदन की हार्ड कॉपी या तो सीधे या फिर डाक से संबंधित शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में जमा करेंगे। एक संस्था से एक ही शिक्षक का चयन किया जाएगा। मान लो 2 लोगों का आवेदन प्राप्त होता है एक संस्था से, एक ही स्कूल में 2 शिक्षक कार्यरत हैं, दोनों आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाएगा, एक ही शिक्षक को लिया जाएगा और जो वरिष्ठ होगा उसको पहले मौका मिलेगा। ये है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी लगता है ना वो नहीं लगेगा। शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दी गई जो जानकारी है वो अगर मैच नहीं खाती है बाद में दस्तावेज से, आवेदन में आपने जो जानकारी दी और वो मैच नहीं करती है तो उस स्थिति में आवेदन को अमान्य किया जा सकता है। साथ ही जब शिक्षक आवेदन करेंगे तो भी और चयन होगा तो भी जिला शिक्षा अधिकारी से किसी प्रकार के एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार डीडीओ जानबूझ के जिला शिक्षा अधिकारी पास भेज देते हैं, तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि कहीं पर भी जिला शिक्षा अधिकारी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अब चेकलिस्ट में क्या क्या होगा कि आयु जो है 1 जुलाई 2023 को 55 वर्ष से अधिक ना हो वो देख लें कि हालांकि सेवा संबंधित जानकारी जो सत्यापित करेंगे उनके लिए चेक लिस्ट है, लेकिन आप भी आवेदन करने से पहले ये देख लें कि कहीं आप 1 जुलाई 2023 को 55 वर्ष से अधिक तो नहीं हो रहे हैं, कोई आपके विरुद्ध जांच, आपराधिक मामला, न्यायालयीन प्रकरण, दंड, निलंबन इस प्रकार की कार्यवाही तो लंबित नहीं है, उस स्थिति में भी देख लेना है। उसके वाला अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर जो है नियुक्ति पदोन्नति तिथि जो आप डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये सब देख लीजिए और इसके आधार पर ही आवेदन करना। बाकी जो मैं ऊपर बताया हूँ वही है। ये देखिए स्पष्ट लिख दिया गया है कि अग्रेषण करने वाले अधिकारी परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित ना करें, यानी जो परीक्षा अवधि में है वो नहीं भर सकते। सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है देखिए, 3 कॉलेज हैं जैसे, तो बिलासपुर में व्याख्याता रेगुलर जो है उसके लिए 8 सीट है, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और उच्च श्रेणी शिक्षक या फिर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और सहायक शिक्षक, इन सब के लिए 7 सीट है कुल मिला के। ठीक है, उसके बाद टी संवर्ग में भी वैसी 8 और 7 है। एलबी के लिए 25 सीट है व्याख्याता के लिए, और शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 20 सीट है। इस प्रकार टोटल 75 सीट है जिसमें भर्ती होनी है, और 75 सीट सीधी भर्ती के दिखा रहा है, यानी जो एग्ज़ाम होता है ना प्री बीएड प्री डीएड जो व्यापम लेता है उसमें से 75 सीट भराएगा। इस प्रकार टोटल वहाँ 150 सीट है जिसमें 75 विभागीय से आ जाएंगे और 75 आ जाएंगे सीधी भर्ती से। सीधी भर्ती मतलब व्यापम जो लेता है प्री डीएड प्री बीएड वो वाला, है ना। उसके बाद रायपुर में भी सेम स्थिति है इसी प्रकार से, और कांकेर में है कि व्याख्याता रेगुलर के लिए 3 सीट, बाकी प्रधान पाठक जो पूर्व माध्यमिक शाला, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक, इसके लिए 2 सीट। टी संवर्ग में भी 3 और 2 का आंकड़ा, फिर व्याख्याता एलबी के लिए 8 और शिक्षक एलबी के लिए 7। इस प्रकार से आंकड़े हैं। अब याद रखें कि जैसे ही चयन होता है तो उनका जो वेतन है शिक्षकों का वो उनको पूर्व में जिस संस्था में वो पदस्थ है, जहाँ से वो रिलीव होकर जा रहे हैं या जहाँ से भी उनको मिल रहा है वेतन, वहीं से मिलेगा। अब बटा हुआ है कि कौन से जिले के लोग कौन से कॉलेज में आवंटित
जो कॉलेज है वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे रायपुर का कोई शिक्षक है, अब वो मान लीजिए किसी कारणवश बिलासपुर आना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिलासपुर में आवेदन कर सकता है। अगर उसकी पोस्टिंग रायपुर कॉलेज से संबंधित जिले में है तो उसको रायपुर कॉलेज में ही आवेदन देना होगा। तो रायपुर कॉलेज के लिए शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर के लिए रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, बेमेतरा, बलौदा बाजार, बालोद, गरियाबंद, खैरागढ़, छुईगतान गंडई वाला जिला और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला जिला, इन जिलों में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं जिनकी पोस्टिंग यहाँ है वो रायपुर के कॉलेज में आवेदन जमा करेंगे। बिलासपुर से संबंधित जिले कौन से हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये जो जिले हैं 14 जिले का जिनका मैंने नाम लिया, वो बिलासपुर कॉलेज के लिए आवेदन करेंगे। और कांकेर के लिए 7 जिले, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर, ये कांकेर कॉलेज में अप्लाई करेंगे यहाँ कार्यरत शिक्षक। तो ये नियम है और इसी के आधार पर जो है बीएड के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और चयन होगा। तो जिन भी शिक्षकों को बीएड करना है, विभागीय बीएड, वो आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। यदि इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह जो वो है इसका पीडीएफ जो है जो निकला है, अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो इसी के कमेंट बॉक्स में मैं ये डाल रहा हूं, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।